हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित का अध्याय नंबर 1 पढ़ाने वाला हूं। अध्याय का नाम है संख्या पद्धति वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 या 3 धनात्मक संख्याओं का मौसम निकालने की एक विधि है। इसमें इसका बेसिक होता है a=bq+r। इस ये वाला बेस याद कर लीजिए, a=bq+r, जहाँ r जो है, जहाँ r का मान 0 से बड़ा और 0 के इक्वल हो सकता है। ये बड़ा दिखा रहा है, ये इक्वल हो जाएगा, और b से छोटा होता है। आइए जानते हैं बारी बारी से a, b, q, r क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जान लेंगे a, जैसे ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पे होता है ये भाजक, भाज्य, भागफल, और नीचे हो जाता है शेष। ये इसमें हो जाता है भाजक भाज्य, तो यहाँ पे हो जाता है ये वाला भाज्य है जो इक्वल के बाहर रहेगा, भाज्य है। यहाँ पर b भाजक है, भागफल हो जाएगा q, और शेष हो जाएगा r। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला क्या बता रहा है, तो शेष का मान जिसे जब भी भाग देंगे तो भाग तब तक दिया जाता है जब तक शेषफल भाजक से छोटा न हो जाए। भागफल से छोटा है तब तक भाग दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग, ऐसे 5 में यदि हम 2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पे भाज्य 5 हो गया, भाजक हो गया 2, तो जब भाग देंगे तो भागफल 2 दूनी के 4, 1, शेष 1 हो गया। शेष का मान भाजक से सदैव छोटा रहता है, बड़ा कभी नहीं रहता है। बड़ा रहेगा तो भाग जाना पड़ेगा। यही वाला चीज़ ये बता रहा है। r का मान 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है, b से छोटा होता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आधारित मौसम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसम ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम लोग हल करेंगे। तो जैसे भाग विधि से मौसम देते हम लोग, बचपन में आप लोग देते रहे हो, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 225 है, 135 225 में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। 135 से कम 135, यहाँ से घटाएंगे तो 90 हो जाएगा शेष। फिर अभी शेष बचा हुआ है, 135 को आप यहाँ पर रखो, 90 से डिवाइड करो, 90 एकम में 90, यहाँ पे हो जाएगा 45। 45 से एक बार और भाग दो, 90 में अब ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 45 दूनी 90। इसका मतलब क्या है कि इसी को हम लोग चरण के रूप में लिखेंगे। कितना डिवाइड है, 1 2 3, 3 भाग है तो 3 चरण में लिख देंगे। चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 में लिखेंगे इस रूप का, इसी रूप का यहाँ पर लिखेंगे तो चरण हो जाएगा। जैसे 135 गुणे, ये 135 गुणे 1 धन, यहाँ पर से 90 बचा है, 90 रख दीजिए। फिर चरण नंबर 2 लिख देते हैं, कितना 2 है, तो ये वाला 90 गुणे इसका, इसमें भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो यहाँ पर 1 धन शेषफल 45। चरण नंबर 3 में भाजक भागफल गुणे भागफल धन शेषफल हो जाएगा। 45 गुणे 2 धन 0, शेषफल 0। तो यहाँ पर जिस चीज़ से भाग दिया जाता है वही मौसम होता है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसम जो है 45 हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे जब भाग दे दीजिएगा तो जो लास्ट चरण का होगा, मैं लास्ट भागफल जो भाग होगा उसका भाजक जो होगा वही उसका मौसम होता है। चलिए तब आगे चलते हम लोग भाजक और माने अभाज्य और
भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से वो अविभाज्य न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ... तो यहाँ पे अभाज्य संख्या बने एक और स्वयं। जैसे दो जो है केवल 1 से और 2 से ही कटता है, तो 1 और 2 तो ये 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या हो जाती है। फिर देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख लें 4 जो है 1 से, 2 से और 4 से स्वयं से कट जाएगी। 6, 9, 10, 8 भी हो जाएगा। फिर 12, 24 कुछ भी हो सकता है आगे चल के। मैंने वैसी संख्याएं आएंगी जो एक से, स्वयं से और अन्य दूसरी संख्याओं से भाज्य हो जाए, तो ये हो जाती हैं। आइए तो पढ़ते हैं, नोट में थोड़ा जान लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के नोट क्या होते हैं। इसमें कुछ विशेष नोट है। जैसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर एक कौन सी संख्या है। तो एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। दूसरा है कि दो क्या है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। सवाल में पूछ सकता है। तीसरा नोट है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। 4 नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है, एक और स्वयं। जैसे आप 7 ले लीजिए, तो 7 लेंगे तो 7 का गुणनखंड, 7 एक अभाज्य संख्या है, गुणनखंड कीजिएगा 1 और 7 मिलता है। चलिए देखिए भाज्य अभाज्य के बारे में जान गए। नोट जानने के बाद आइए जानते हैं लसौ मसौ और दी गई संख्या में संबंध क्या होता है। संख्या तथा लसौ और मसौ में संबंध देखिए लसौ मसौ में संबंध। पहले जान लेते हैं लसौ क्या होती है और मसौ क्या होता है। तो पहले लसौ देख लीजिए। लसौ क्या होते हैं। लसौ वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः भाज्य होती है, उसे लसौ कहते हैं। और मसौ क्या होता है। मसौ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः भाज्य करती है। यहाँ पर देखिएगा इसमें को है और इसमें से है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः भाज्य होती है, और यहाँ पर होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः भाज्य करते हैं। नोट कर लीजिएगा। फिर आइए जानते हैं थोड़ा निकालने की विधि। मौसा निकालने की विधि एल्गोरिथम प्रमेय से पढ़ा चुके हैं पीछे, जो भाग विधि से दे रहे थे। यहाँ पे भाग विधि से बताए। लौसा निकालने की एक एनसीईआरटी पैटर्न में है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष के द्वारा हम लोग निकालते हैं थोड़ा लौसा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 50 का आप गुणनखंड वृक्ष से लौसा पूछ दे, अगर नाम पकड़ के, तो ऐसे निकालेंगे। पहले बॉक्स बना लेते हैं, देखते हैं कि कौन सी छोटी संख्या से
अभाज्य संख्या, कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से 50 कट जाए, तो 2, 3, 5, 7 देख लीजिए, उसमें से 2 से कटेगा, यहाँ पर जिससे कटेगा उसको रखिएगा, 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो कितने बार, तो 2 दूनी के 4, और यहाँ पे भागफल यहाँ पर भरना होता है, 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 बचे 10, 5 अभी नहीं कटा, फिर इसको यहाँ पर रखिए, यहाँ पर देखिए कि अब 25 कौन सी अभाज्य संख्या से कट जाएगी, तो 5 से कटेगा, 5 यहाँ पर लिखिए, कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अब यह 5, तो अब 5 तो लास्ट हो ही गया, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप 1 कर लीजिए और फिर 1, 5, 5 तो हो जाएगा 0। ये यहाँ पे अगर एक ये वाला यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे तब भी हो जाएगा, और इसके बाद लॉस हो जाएगा कितना, ये जो यहाँ तक बचा है, लास्ट में गुणनखंड वृक्ष सही है कि गलती चेक करते समय देखिएगा, लास्ट में आएंगे तो दोनों शाखा जो होती है वो सेम आ जाएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगी, तो वहीं पर छोड़ दीजिएगा। अब आपका गुणनखंड क्या होगा, तो ये जो इधर वाले जितने भी बचेंगे इन्हीं का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे फिर 5 गुणे फिर 5, यही इसका गुणनखंड होगा 50 का। तो यहाँ पे अब इसको आप लिख सकते हो और एक बेहतर तरीका से 5 पर स्क्वायर भी कर सकते हो। तो ये वृक्षखंड विधि से लॉसा, ये तो था लॉसा मौसा निकालने की विधि। अब यदि थोड़ा फार्मूला है, फार्मूले पर चर्चा करेंगे। संख्या और लॉसा मौसा दिया हो तो एक संख्या गायब कर देता है लॉसा मौसा, तो उसको निकालने की विधि, तो इसे 2 फार्मूले आते हैं। जिसे यदि दो संख्या A और B दिया हो तब फार्मूला क्या हो जाता है, तो लॉसा A और B का लॉसा गुणे मौसा किसका A और B का बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या A गुणे B होता है। यह फार्मूला होता है, जिसे यहाँ पर फार्मूला समझा देते हैं। A और B का लॉसा गुणे A और B का मौसा इज इक्वल टू A गुणे B, संख्याओं का आपस में गुणनफल। यदि दूसरा जो फार्मूला बनेगा, यदि 3 संख्या दे दे, 3 संख्या A B C दे दे, तब क्या होगा, तब कैसे फार्मूला बनते हैं, थोड़ा लंबा है देखिएगा। यहाँ पे लिख लेंगे लॉसा किसका A B C का गुणे मौसा A B का गुणे मौसा B C का गुणे मौसा C A का बराबर इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या गुणे मौसा A B C का। यह फार्मूला होता है लॉसा गुणे मौसा, 3 संख्या रहती है तब। वास्तविक संख्या जानेंगे, वास्तविक संख्या क्या होती है, जैसे चैप्टर में भी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या में आ जाती है, परिमेय संख्या क्या होती है जान लीजिएगा, ऐसी वास्तविक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हर कभी 0 नहीं होता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। नहीं पर घबरा गया, हाँ ठीक, Q नॉट इक्वल्स टू 0, वो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं।
परिमेय संख्या ऐसी वास्तविक संख्या होती है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे यहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखेंगे आप कि किसी का भी हर 0 नहीं है, और एक यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, यहाँ पर भी 0 के नीचे 1 लिख सकते हो, यहाँ पर 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है, माइनस से ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक में आ जाती है वो संख्या है। यहाँ पे 42.12345 तक है, मतलब यह भी एक परिमेय संख्या है, या शांत दशमलव में आ जाती है। शांत दशमलव के कारण ही यह आगे तक नहीं बढ़ा है। तो आइए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी वास्तविक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा ही न जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका हर चाहे कुछ भी P बटा Q के रूप में अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में यदि कोई वैल्यू आ गई तो वो अपरिमेय संख्या में आ जाती है, जैसे बाहर ना निकले ऐसी करड़ी में संख्या। अभी यहाँ पे 10/3 भाग देंगे तो अशांत रूप में आएगी। अशांत रूप में इसको हटा ही देते हैं। 0.11 देंगे। यहाँ पे 11 की संख्या बढ़ रही है, 1 की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार से ये सही संख्या है, अपरिमेय संख्या में आती है। तो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। इस पूरे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है शांत दशमलव अशांत दशमलव। बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड में आता है। शांत दशमलव क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसे भाग देने पर एक परिमित संख्या तक जाने के बाद कट जाती है, उसे शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत दशमलव में ऐसी संख्या जिसे भाग देने पर उसका शेषफल कभी 0 अइबे नहीं करता है, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। तो शेषफल ले लीजिएगा, शेषफल माने वो डॉट 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 चलता रहेगा, वो कभी भागफल समाप्त नहीं होगा, शेषफल इससे आगे बढ़ता रहेगा। तो शांत दशमलव पहचानने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 3/125 दे दे, आपसे पूछे अशांत है कि अशांत है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, तो बताने का इसका तरीका होता है, इसका हर का जो है, हर का जो गुणनखंड है वह 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप 125 का एलसीएम निकाल लीजिएगा ऐसे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 1 में 5। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 3 बटा में, इसको लीजिए 5 है तो 5 गुणे 5 और 1 का कोई मान होता नहीं, तो 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं। इसको आप लिख सकते हो 3 बटा में 5 का घात 3। आपको इस रूप का होना चाहिए, 2 का पावर m और 5 का पावर n का। केवल 5 का पावर m तो है लेकिन 2 पावर नहीं है, तो इसके पावर में हम 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर यह एक शांत दशमलव है, क्योंकि हर में केवल 2 और 5 का ही गुणनखंड है। तो आप लिख सकते हो, एक हम नोट बता देते हैं, आपको बता दें, यदि हर में 2 गुणे 5 का केवल गुणनखंड रहे, 2 गुणे 5 रहे, तो समझ लीजिए वह शांत दशमलव है। दूसरा, यदि केवल 5 का ही गुणनखंड रहे, 5 गुणे 5, तब भी वह शांत दशमलव है। और तीसरा, यदि केवल 2 का गुणनखंड हो, 2 गुणे 2, तो तब भी वह संख्या शांत दशमलव ही होगी। एक चौथा कंडीशन में आपको बता दें, कभी कभी ऐसी संख्याएं आती हैं कि जिसे 3/125 है, तो कटाने के बाद कुछ संख्याएं कट जाती हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये तो 3 का गुणनखंड, ये 2 का गुणनखंड बचता है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो भी वह शांत दशमलव है। तो पहले कटा लेना चाहिए। थोड़ा देख लीजिए
2 का पावर 0 कहाँ से आया है। ये जो 5 गुणे 5 गुणे 5 तो ये 1 है ना, तो यहाँ पर जब 1 करेंगे तो किसी भी संख्या का घात 0 करते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो हमें चाहिए इस रूप का शांत दशमलव होने के लिए इस रूप का चाहिए। तो 5 का पावर के रूप तो प्राप्त हो गया है, तो 2 का पावर नहीं प्राप्त हुआ है, तो 1 के जगह पर हमें 2 का पावर 0 कर दिए हैं। अब कोई कहेगा सर जी 3 का पावर भी 0 कर दीजिए, तो लेकिन शांत दशमलव का जो प्रारूप होता है 2 गुणे 5 होता है, तो 2 गुणे 5, इसलिए हम 3 न करके 2 गुणे 5 करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। पहला अध्याय समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।